आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मनुष्य में भोजन का पाचन यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन। मनुष्य में भोजन का पाचन दो विधियों द्वारा होता है, यांत्रिक यानी कि भौतिक पाचन, रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन को मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है, जबकि रासायनिक पाचन को केमिकल डाइजेशन भी कहा जाता है। तो हम बात करेंगे यांत्रिक पाचन की। यांत्रिक पाचन में क्या होता है कि भोजन जो मुख गुहा में आता है तो उसमें भोजन को चबाना, उसमें लार को मिलाना और भोजन को निगलना तथा पेशियों के क्रमाकुंचन विधि द्वारा भोजन को आहार नाल में खिसकाना, ये सब यांत्रिक पाचन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक पाचन की। तो रासायनिक पाचन में क्या होता है कि ये एंजाइम के द्वारा होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जितनी होती है वो एंजाइम की सहायता या एंजाइम की हेल्प से होती है। तो रासायनिक पाचन में क्या होता है कि हम जो अघुलनशील भोज्य पदार्थों को खाते हैं वो एंजाइम की हेल्प से घुलनशील भोज्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें हमारी आहार नाली की जो बिलाई होती हैं, छोटी आंतें पाई जाती हैं, वो आसानी से उसे अवशोषित कर सकें। तो ये रासायनिक पाचन हो गया। अब बात करते हैं मुख गुहा में भोजन के पाचन की, यानी कि डाइजेशन इन बकल कैविटी। तो मुख गुहा में क्या होता है कि लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे लार स्रावित होती है। उस लार में क्या होता है कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसे एमाइलेज भी नाम से भी जाना जाता है। और जो लार का पीएच होता है वो 6.8 होता है। और इसमें एक और एंजाइम वो होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। तो देखिए, भोजन के साथ जो भी आपके साथ जो मंड आता है, भोजन के साथ मंड यानी कि शर्करा आता है, जिसे पॉलीसेकेराइड कहा जाता है, यानी कि बहुलीकरण वाला शर्करा कहा जाता है, जो टाइलिन की उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। भोजन के साथ जितनी भी शर्करा आती है उसमें से मतलब जितना भी स्टार्च आता है उसमें से 10%, लगभग 10% से भी ज्यादा भी हो सकता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग है, तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, जो पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड में परिवर्तित हो जाता है। ये तो टाइलिन का काम हो गया। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप बताएंगे टाइलिन या एमाइलेज। अगर एमाइलेज ऑप्शन होगा तो एमाइलेज, टाइलिन होगा तो टाइलिन। ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का कार्य होता है कि भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया जीवाणु आते हैं उनको मारने का कार्य करता है। ओके। आगे बात करते हैं कि जब भोजन पचने के बाद, जो इतनी प्रक्रिया होने के बाद फिर एक कौरा यानी कि गस्से का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। यहां पर हमने ग्रसनी की बात नहीं की गई है, जो यहां पर होती है ग्रासनाल या ग्रसनी कहा जाता है। ओइसोफेगस, ओइसोफेगस में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। जो मुख गुहा में बोलस का निर्माण होता है वो ओइसोफेगस द्वारा कहां पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। तो हम बात करते हैं आमाशय। आमाशय की जो भित्ति होती है, बाल होती है, उसकी इनर साइड में म्यूकोसा लेयर पाई जाती है। म्यूकोसा लेयर में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। म्यूकोसा लेयर में जठर ग्रंथियां होती हैं, जिनसे जठर रस स्रावित होता है। कौन सा रस? जठर रस। कई बार पूछा जाता है, बताइए गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस किन ग्रंथियों से स्रावित होता है? तो जठर ग्रंथियों से। कहां से होता है? आमाशय में होता है। ओके। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में क्या क्या होता है? श्लेष्मा होती है, म्यूकस होता है, जो क्या करता है कि आमाशय को चारों ओर से, मतलब भोजन के चारों ओर से आमाशय को कवर करके रखती है, जिससे आमाशय को कोई हानि ना पहुंचे अम्लों के आधार पे, और अम्लों से और उससे क्या बोलते हैं, एंजाइम से। तो बात करते हैं, इसमें देखो श्लेष्मा होती है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर हम कार्य देखें तो हमारे जठर रस में प्रोपेप्सिन पाया जाता है, जो HCl की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है? पेप्सिन में बदल जाता है। एक प्रोरेनिन होता है। प्रोरेनिन जो होता है वो HCl की उपस्थिति में रेनिन में बदल जाता है। यहीं पर इन दोनों का काम हो जाता है, क्योंकि प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं, उसमें पेप्सिन और रेनिन ही कार्य करता है। इसके अलावा इसमें एक जठर लाइपेज, जठर ग्रंथि है तो जठर में जठर लाइपेज भी पाया जाता है। अब बात करते हैं इनके कार्य की, कि पेप्सिन का क्या कार्य होता है तथा रेनिन का क्या कार्य होता है। तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करती है। प्रोटीन को दो मॉलिक्यूल में तोड़ देती है, जिसे कहते हैं प्रोटियोजेस तथा पेप्टोन्स। प्रोटियोजेस तथा पेप्टोन्स। इसके बाद में हम बात करते हैं लाइपेज की। जो जठर लाइपेज होता है वो क्या करता है? जठर लाइपेज क्या करता है? भोजन के साथ आए हुए बसा, थोड़ा सा बसा का पाचन हो जाता है आमाशय में, तो जो बसा आती है वो लाइपेज की उपस्थिति में बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में टूट जाती है। इसमें पाए जाने पर रेनिन, रेनिन का क्या कार्य होता है? तो रेनिन क्या करता है? रेनिन क्या करता है? रेनिन जो दूध के साथ, दूध में प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है कैसीन। ये बात ध्यान रखें आप लोग कि कैसीन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है।
तो दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन पर वर्क कौन करता है? रेनिन। रेनिन कैसीन प्रोटीन में कार्य करके उसे अलग कर देता है। किससे? प्रोटीन से। प्रोटीन को अलग कर देता है दूध से, जिससे दूध की फटी हुई मतलब दही के कलर का हो जाता है। जैसे दही बन जाता है, छोटे छोटे बच्चों में क्या होता है, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बच्चे दूध पीते हैं तो जब दूध उसका पलट जाता है या उल्टी कर देता है तो वो दही के रूप में निकालता है। तो वो आमाशय से ही दूध आता है तो दही के रूप में हो जाता है। तो दूध जो होता है कैसीन प्रोटीन को अलग कर देता है, रेनिन दूध से कैसीन प्रोटीन को अलग कर देता है, वो दही जैसी संरचना बन जाती है। तो आप लोगों को पता है कि लार में क्या पाया जाता है? टायलिन एंजाइम पाया जाता है। आमाशय में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? जठर रस होता है। जठर रस में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को सड़ने नहीं देता है। प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है, प्रोपेक्सिन को पेप्सिन में बदलता है, प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है। और भोजन के साथ जो लोग मीट उठ खाते हैं उनके साथ कुछ मात्रा में क्या होता है, हड्डियां उड्डियां आ जाती है मछली उछली की, तो हड्डियों को पचाने का कार्य भी HCl करता है। अब बात करते हैं छोटी आंत में पाचन यानी कि डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आमाशय से छोटी आंत के लिए जो संरचना आती है वो सी के आकार की होती है। सी के आकार की, उसे हम ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। कोई सी के आकार की कहता है, कोई यू के आकार की कहता है, तो ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी में क्या होता है कि पित्ताशय से पित्त रस आता है और अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है, और छोटी आंत में लीवर कुहंस की दरारें पाई जाती हैं जिनसे आंतरीय रस स्रावित होता है। वो भी कहां आता है? ड्यूडेनम में आता है, यानी कि ग्रहणी में आता है। तो हम बात करेंगे एक एक रस की, मतलब पित्त रस। देखिए पित्त रस को बाइल जूस कहा जाता है। ये बनता तो यकृत में है लेकिन संग्रहित कहां होता है? पित्ताशय में होता है। जब भोजन खाया जाता है तो समय समय पर ये निकाल दिया जाता है पित्ताशय के द्वारा। तो हम बात करेंगे पित्त रस यानी कि बाइल जूस की। तो बाइल जूस में क्या काम करता है कि बसा जो होती है, बसा का इमल्सीकरण करता है। जो बसा आमाशय से बची हुई कायम के रूप में आती है उसका इमल्सीकरण करती है और कायम को क्षारीय बनाता है। क्योंकि आमाशय में जो भोजन था वो अम्लीय माध्यम था, उसका पीएच था 1 से लेकर 3.7 तक। तो वहां अधिकतर कार्य 2 pH पे होता है क्योंकि अम्लीय माध्यम की आवश्यकता पड़ती है भोजन को पचाने के लिए। तो यहां पर देखिए भोजन जब ड्यूडेनम में आता है तो ये अम्लीय माध्यम से किसमें बदल जाता है? क्षारीय माध्यम में। अब इसे क्या कहा जाता है? कायल कहा जाता है। कायम को कायल कहा जाता है। जो क्रमाकुंचन और ये बाइल जो रस होता है वो क्रमाकुंचन गति को इंक्रीज करता है और बढ़ाता है, जिस वजह से भोजन का पाचन तेजी से होने लगता है। अब देखिए बात करेंगे अग्नाशयी रस को। अग्नाशय रस की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे हम कि अग्नाशय रस को पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, तो आप ध्यान रखना कि अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक एंजाइम यानी कि यह रस जूस कहा जाता है। इसका पीएच जो होता है वो 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम में क्या होता है कि निष्क्रिय इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं कौन? ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन। निष्क्रिय फॉर्म में कौन रहते हैं? ट्रिप्सिनोजन तथा काइमोट्रिप्सिन निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं जो एंट्रोकाइनेज की उपस्थिति में एक्टिव हो जाते हैं और क्रियाशील हो जाते हैं। फिर ये प्रोटीन पे अपना कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भोजन के साथ आई प्रोटीन को क्या करता है? ये ट्रिप्सिन तथा अब ट्रिप्सिनोजन था वो ट्रिप्सिन में बदल गया। ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन 7.8 pH पर पेंटोन तथा पॉलीपेप्टाइड में चेंज हो जाते हैं। कौन? प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड्स में। अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। इसे कहते हैं एमाइलेटिक एंजाइम। क्या कहते हैं? एमाइलेटिक एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट पे जो काम करते हैं वो एमाइलेटिक एंजाइम होते हैं। जो अग्नाशयी एमाइलेज पाया जाता है, अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी एमाइलेज। तो अग्नाशयी एमाइलेज क्या करता है? बची हुई स्टार्च जो वहां 10% या 20% का पाचन हुआ था आमाशय में, उसकी जो बची हुई स्टार्च होती है उसे जल के साथ क्रिया करके, इसीलिए हम जब भोजन खाते हैं उसके बाद में हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वाटर के साथ मिलकर
अग्नाशय रस की उपस्थिति में, यानी कि अग्नाशय रस में एमाइलोज होता है, उसकी उपस्थिति में ये माल्टोज में परिवर्तित हो जाते हैं। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज जो होता है, स्टार्च होता है पॉलीसेकेराइड होता है, माल्टोज डाइसेकेराइड में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करेंगे वसा पाचक एंजाइम की, यानी कि लाइपोलिटिक एंजाइम क्या कहलाते हैं? लाइपोलिटिक एंजाइम कहलाते हैं। जो इमल्सीकृत वसा थी, इमल्सीकृत वसा थी, बाइल से इमल्सीकृत हुआ, तो इमल्सीकृत वसा लाइपेज की उपस्थिति में, कौन सा लाइपेज? अग्नाशयी लाइपेज। अग्नाशयी लाइपेज की उपस्थिति में बसीय एवं तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है जिसे न्यूक्लियेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियेजेस कहते हैं। जो चीज हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जैसे साग सब्जी कुछ भी खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? केंद्रक होता है, कोशिकाएं होती है। तो केंद्रक में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। इनको पचाने के लिए हमारे शरीर में जो अग्नाशय रस होता है, इसमें एंजाइम निकलते हैं जिसे न्यूक्लियेजेस कहा जाता है। जो डीएनए पर कार्य करेंगे, कार्य करने वाला एंजाइम होता है न्यूक्लियेज, और आरएनए पर काम करने वाला होता है राइबोन्यूक्लियेज। तो डीएनए को, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है, और राइबो जो आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, उसे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देते हैं। अब बात कीजिए पूर्ण पाचक एंजाइम क्यों कहा गया था अग्नाशय रस को? इसलिए कहा गया था क्योंकि ये सब तरह का भोजन में जितनी भी चीजें होती है उस सबको पचाने का कार्य करता है, इसलिए पूर्ण पाचक एंजाइम। अब हम बात करते हैं आंतरीय रस की। छोटी आंत में बहुत सी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे आंतरीय रस का स्राव होता है। इसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम तथा वसा पाचक एंजाइम और न्यूक्लियोटाइड्स को पचाने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम्स की अगर बात करें, इसमें एरप्सिन होता है। एरप्सिन पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण तरह से पाचन हो जाता है। फिर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम की, जो माल्टेज, लैक्टेज तथा सुक्रेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में परिवर्तित कर देते हैं। डाइसेकेराइड यानी कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज होते हैं, उन्हें तोड़ने का कार्य करता है। और मोनोसेकेराइड यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गलक्टोज में परिवर्तित कर देता है। अब बात करते हैं वसा पाचक एंजाइम की। तो वसा पाचक एंजाइम में आंतरीय लाइपेज पाया जाता है, जो लाइपेज वसा को बसीय एवं तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर वसा का भी पूर्ण तरह से पाचन हो जाता है। तो छोटी आंत में पाचन तथा अपशोषण की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। छोटी आंत की दीवार में बहुत सी छोटी छोटी रसांकुर यानी कि विलाई पाई जाती हैं, जिनमें लसिका तथा रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। लसिका केशिकाएं क्या करती हैं? वसा को, बसीय एवं तथा ग्लिसरॉल को अवशोषित कर लेती हैं पराशरण विधि द्वारा। तो वसा केशिकाओं में चला जाता है। फिर बचता है भोज्य पदार्थ। तो भोज्य पदार्थों का अवशोषण रक्त में होता है। तो रक्त में क्या होता है? बसीय अमीनो अम्ल और तुम्हारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलक्टोज, नाइट्रोजन क्षारक, सुगर, जल, लवण, इन सब का अवशोषण कौन करता है? रक्त केशिकाएं करती हैं। रक्त केशिकाओं द्वारा, ब्लड के द्वारा होता हुआ भोजन पहुंचता है कोशिका के पास। कोशिका में क्या होता है? इसका स्वांगीकरण हो जाता है। स्वांगीकरण की वजह से कोशिका के अंदर भोजन पहुंच जाता है, वहां से नाइट्रोजनी पदार्थों को लेकर ब्लड फिर से वापस आ जाता है। और फिर बाद में क्या होता है कि जो भोजन बचता है, यहाँ से पचने के बाद जो भी भोजन, रिमेनिंग भोजन बचता है, वो समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आप लाइक करें,